भारत बदल रहा है और भारत की बदलती हुई तस्वीरों को लेकर आज मुझे एक बहुत ही दुखद संदेश के रूप में यह कहना पड़ रहा है कि हमारे भारत के युवा, बुजुर्ग, राजनेता, ब्यूरोक्रेट्स कोई शांति नहीं चाह रहा है। वो हर दिन की अखबारों में, हर वीडियो में, हर सोशल साइट के एक एक कमेंट या आर्टिकल में वह यही चाहता है कि कुछ सनसनीखेज हो। आखिर क्यों बदल रही है हमारी यह तस्वीर? हम शांतिपूर्ण, विकासवादी, मानवतावादी सिद्धांतों से दूर क्यों होते जा रहे हैं? मैं अक्सर वीडियो जब बनाता हूँ, लिखता हूँ, तो यह प्रयास होता है कि सत्य के साथ हम आगे बढ़ें। कुछ लोगों को ऐसा प्रतीत होने लगा है कि मैं जो वीडियो बनाता हूँ वह बहुत शालीनता और बहुत सारी चीज़ों को लेकर होता है, बहुत ज़्यादा आप सामाजिक मुद्दों को लेकर चलते हैं। आखिर क्या सनसनीखेज खबरें हमारे समाज का विकास कर सकती है? दो ही मुद्दे हैं संविधान के अंदर। एक संविधान जो देश में शांति बहाल रखना चाहती है, और दूसरी कि हमारे नागरिकों को एक सभ्य एवं सुंदर राष्ट्र बनाने में प्रेरित करती है। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं और होना भी नहीं चाहिए। लेकिन भारत की संसद जिस प्रकार से असामाजिकता को जन्म दी है, अराजकता को जन्म दी है, लगातार युवाओं का भटकाव करती रहती है, लगातार आप देखेंगे जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रीयवाद, भाषावाद और छोटी छोटी इकाइयों में जातियों को बांट करके जिस प्रकार से जातिगत भावनाओं से कुंठित कर दिया इस समाज को, आशा हो गई है कि हर एक आदमी हमेशा सनसनीखेज खबरों के साथ ही सामने आए। क्या हम इसी भारत के निर्माण में अपनी पूरी ताकत दे रहे हैं? क्या भारत का संसद ऐसी ही खबरों के लिए जानी जाएगी? भारत की चौथी पिलर कहे जाने वाली या दुनिया की चौथी पिलर कहे जाने वाली पत्रकारिता क्या सनसनीखेज खबरों के लिए जानी जाएगी? टीवी चैनलों पे चिल्लाने से खबरें बदल जाती हैं, सोच बदल जाएगी? यह नहीं हो सकता। खबर का पैमाना अगर आम आदमी से जुड़ा हुआ नहीं हो सकता है, मानवता से जुड़ा हुआ नहीं हो सकता है, प्रकृति से जुड़ा हुआ नहीं हो सकता है, तो सनसनीखेज बनाने से कुछ नहीं होगा। अभी आप देख रहे हैं लगातार यूपी में घटनाओं पे घटनाएं हो रही हैं। लोकतंत्र को पूर्ण रूपेण वहाँ पे योगी आदित्यनाथ ने खत्म कर दिया, यह सर्वविदित हो चुका है। धारा 144 के नाम पर लोगों को लोगों से मिलने नहीं दिया जाता है। मानवता, सिद्धांत और सामाजिकता की कोई वजूद नहीं बची हुई है। क्या यही हम लोकतंत्र की परिकल्पना कर रहे हैं? एक हुकूमत ऐसा जो हिटलर के क्रूर शासन को याद कराती हो आज के परिवेश में, आज़ाद भारत में जब लोकतंत्र की परिकल्पना मात्र रह जाए तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। बड़ी जिम्मेवारी होती है राजनेताओं की, ब्यूरोक्रेट्स की, सभी की समाज को एक बेहतर राष्ट्र बनाने में। लेकिन आप देख सकते हैं कि बिहार में अभी, या कहें कि कोविड काल में कई राज्यों में चुनाव हुए। चुनाव के वक्त प्रधानमंत्री से लेकर ग्रामीण स्तर पर रहने वाले लोगों ने, किसी ने यह नहीं कहा कि यह कोविड काल है और इसमें सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। लाखों लोगों को, हजारों लोगों को बुलाकर रैलियां करते हुए आपने प्रधानमंत्री को देखा होगा, जो आज भी टेलीफोन जब आप किसी को करते हैं, फ़ोन करते हैं तो सुनाई देता है 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, एवं विभिन्न प्रकार के टीका का लेकर के एडवर्टाइजमेंट हर सीरियल, हर धारावाहिक, हर टीवी स्क्रीन पे आपको लगातार दिखता है। लेकिन राजनेताओं के, यानी भारतीय संविधान के संचालक या कह के संरक्षक, जिनकी जिम्मेवारी बनती है सदनों की, उनके अंदर संविधान के प्रति कोई जिम्मेवारी नज़र नहीं आती है। यह स्वास्थ्य आपातकाल है।
का वक्त चल रहा है। 22 मार्च 2020 से यह आपातकाल लागू हुआ। आपको याद होगा कि 16-17 तारीख से ही मार्च में 2020 में थाली ताली बजाने की परंपरा प्रधानमंत्री ने शुरू की थी। बहुत सारे प्रोपगंडे किए, टॉर्च लाइट, मोमबत्ती, थाली ताली जो भी था सब कुछ बजवा लिया, लेकिन कुछ जब न हासिल हुआ तो कोविड के लिए बहाने पूरे देश में आपातकाल, जनता कर्फ्यू लगाया गया। जनता कर्फ्यू में जनता के साथ कितनी भर्त्सना हुई, जनता के साथ कितने अत्याचार हुए, इसकी सीमाएं कितनी बड़ी हो गई, उसका परिकल्पना यह हुआ कि भारतीय सदन में भारत के प्रधानमंत्री ने यह कह दिया कि ऑक्सीजन से इस देश में किसी की मृत्यु नहीं हुई। बहुत लोग कहेंगे कि प्रधानमंत्री ने नहीं कहा, सभी राज्यों ने रिपोर्ट दिया। तो क्या प्रधानमंत्री जो अपने बलबूते पे पूरे देश में सरकार बना रहे थे, अपने चेहरे पे सांसद चुनवाए 2 बार, क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती थी? जिस ऑक्सीजन को लेकर के उन्होंने उसके बाद बायोमेट्रिक बहुत सारे चीज़ों का मार्केटिंग किया, उन्होंने कंपनियों को प्रॉफिट में ले जाने के लिए उन्होंने क्या नहीं किया? एक प्रधानमंत्री, एक बिजनेसमैन के रूप में जिस प्रकार से देश में सामने आए, आप देख सकते हैं कि क्या है। जिस टीका को उन्होंने खुद लगाया उसकी मान्यता पूरी दुनिया ने अब तक नहीं दी है, और अमेरिका से वो होकर चले आए। आपको याद होगा कि अमेरिका गए थे वो 5 दिन के दिवसीय दौरे पे, जबकि 3 दिन के अंदर उनको भगा दिया गया। यह देश के लिए नहीं, क्योंकि उनको वहाँ वो वजूद नहीं मिला जो पहले मिल जाया करती थी। क्या है प्लानिंग, इन सारी चीज़ों पे हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन देश का वजूद, देश की राजनीति भारत के आम लोगों पे हावी हो गई है, पूर्ण रूपेण उनके दिलों में बस गया है, और लोग सनसनीखेज के साथ अपनी सारी सीमाओं को लांघ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ जैसी पावन पर्व को भी, रामनवमी जैसे पर्व को, जिस देश में राम के नाम पे सारी कहानियां गढ़ी गई, भाजपा आज या कहे नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री हैं, उस देश में रामनवमी तक नहीं मनाई गई। आप समझ लीजिए। लेकिन उसी देश में राजनीतिक तौर पे हर एक राज्यों में चुनाव हुए, सारे प्रोपगंडे हुए, पंचायत चुनाव हुए। बिहार में भी पंचायत चुनाव चल रहा है, बिहार में उपचुनाव भी चल रहा है। कल एक वीडियो फोटो मैंने देखा जिसमें जदयू के, भाजपा के बड़े बड़े नेता उपचुनाव में अपने एडवर्टाइजमेंट करने के लिए हजारों लाखों लोगों के बीच जाकर मार्केटिंग कर रहे हैं, अपनी जीत के लिए सुनिश्चित रास्ते तैयार कर रही है। आप समझ के देखिए कि किस परिस्थिति में हम लोग जी रहे हैं। आम आदमी पे एक छोटी छोटी बातों पे लगाम लगाया जाता है, वहीं राजनेताओं पे कोई लगाम नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री से लेकर हर राज्य के मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल एक ऐसा तमाशा करके रखी हुई है कि सिर्फ कानूनी व्यवस्था, बीमारी फैलाने की जिम्मेवारी आम आदमी के ही कंधों पे है। वो कुछ नहीं करते, वो बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, उससे कुछ नहीं बिगड़ता है। आप समझ के देखिए कि यूपी में जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने के बेटे पर आरोप आ रहा है कि उन्होंने गाड़ी चढ़ा करके लोगों की हत्या कर दी। आप जान लीजिए कि क्या कोई आम आदमी होता तो क्या अभी तक वो जेल में नहीं होता? आरोप साबित होते होते 20 साल लग जाते। वो 20 साल बाद कोर्ट यही कह देता, साक्ष्य के अभाव में कुछ नहीं हुआ, मैं 20 साल के लिए माफ़ी चाहता हूँ। बस इतनी कहानी होती है भारत में। बड़े बड़े नेताओं के लिए, बड़े बड़े बिजनेसमैन के लिए, बड़े बड़े उद्योगपति जो भी लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके लिए ही कानून व्यवस्था है, आम आदमी के लिए लाठी है। आज दुर्गा पूजा करने के लिए बहुत सारे प्रोपगंडे सामने आ रहे हैं, लगातार प्रोपगंडों की बौछार चल रही है प्रशासनिक तौर पे। लेकिन क्या रैली हो रही है उसके लिए यहाँ के प्रधान सचिव, मुख्य सचिव या राजनीतिक दलों को तो छोड़ ही दीजिए, या प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, क्या ब्यूरोक्रेट्स, चुनाव आयोग सब के सब आम आदमी पे ही अत्याचार करने के लिए बने हुए हैं? गाइडलाइन जो जारी हो रही है आम आदमी के लिए जारी हो रही है। जो पंचायत चुनाव हो रहा है, कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई कोविड का पालन नहीं हो रहा है। लेकिन मंदिर में
गुरुद्वारों में जाने के लिए, दुर्गा पूजा के पंडालों में जाने के लिए आपको हर तरीके से नियमावली के तहत जाना होगा। जो नियमावली का फॉलो नहीं करेंगे उनको चंदा चढ़ाना पड़ेगा, यानी कि संवैधानिक रूप से चंदा वसूली होगा, दंड संहिता होगी, बहुत सारी कहानी होगी। लेकिन रैलियां जो हो रही हैं उसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है। आप समझ के देखिए कि हम किस तरीके से भारत को किस ओर लेकर जा रहे हैं। हमारे संसद में बैठे हुए लोग ही झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं और स्पष्ट रूप से करते हैं, उसको कोई टोकने वाला, रोकने वाला नहीं। किन परिस्थितियों में हम जी रहे हैं, लगातार परिस्थितियां बदल रही है। एक चीज़ और जान लीजिए, सवाल मेरा सरकार से होगा। विपक्ष बोल नहीं पा रहा है तो वो उसकी मूर्खता है, वो लोकतंत्र को नहीं समझ रहा है। विपक्ष भी अगर सड़कों पे नहीं आ रही है, सड़कों पे बात नहीं रख पा रही है, जनता के बीच में नहीं जा पा रही है, प्रशासन और राजनेताओं पे दबाव नहीं बना पा रही है, तो यह बड़ी दुर्भाग्य की बात है। यह समझने का समय है कि हमें एक बेहतर नेतृत्व की जरूरत है। देश आज भी 75 साल के बाद भी 75वें गणतंत्र दिवस में हम लोग हैं, अभी भी नेतृत्व विहीन देश होता जा रहा है। एक बेहतर राष्ट्र के निर्माण जिसमें शिक्षा की सोच हो किसी प्रधानमंत्री में कि शिक्षित भारत बनाएंगे ताकि हम एक बेहतर राष्ट्र बनाने की नींव रख सके। शिक्षा के प्रति जिम्मेवारी लेने वाले कोई भी अब तक राजनेता नहीं दिख रहे हैं। बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, बड़ी बड़ी कहानियां हो रही है, लेकिन शिक्षा से संबंधित कोई भी बातें नहीं हो रही। शिक्षाओं को और भी व्यापारीकरण की तरफ धकेला जा रहा है, लेकिन शिक्षा का वजूद हम धीरे धीरे निम्न स्तर पर लेते जा रहे हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। मैं बहुत सारे विषयों पर अपनी बात रखूंगा, लेकिन इतना ही कहूँगा कि सनसनीखेज खबरों के पीछे भागने से बढ़िया है कि आप सुझाव दें, समग्र विकास की बात करें, शिक्षित समाज बनाने का प्रयास करें, ताकि शिक्षित व्यक्ति ही राष्ट्र का निर्माण कर पाएगा। इसलिए शिक्षा को लेकर के आप सक्रिय रहें, मोटिवेशन रहें, मोटिवेट खुद भी हो, किसी और को भी मोटिवेट करें। इससे क्या होगा कि हम देश को एक बेहतर स्वरूप में ले जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हिंदूवादी राज्य अभी